कृष्णा बच्चों, स्वागत करता हूं मैं आप सबका आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल द अरवासा यूनिवर्स में। आज हम लोग क्लास 10th के जो चैप्टर है आवर एनवायरनमेंट, इसको वन शॉट में कवर करने वाले। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है ना। और ये लेक्चर के माध्यम से आपका 95% टू 97% सिलेबस आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और फिर आप जो कुछ MCQs है ये प्रोवाइड करवाया जाएगा। अगर वो आप कर लेते हैं तो 100% आप बहुत अच्छा मार्क्स इस पोर्शन से आप कर पाएंगे। तो आइए इसको देखते हैं हम लोग। सबसे पहला हमने यहाँ पर कुछ रूपरेखा तैयार कर रखा है कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या चीज को पढ़ना होता है। सबसे पहला चीज है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को हिंदी में हम लोग कहते हैं पर्यावरण। क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। आखिर ये पर्यावरण होता क्या है? एक मिनट, एक चीज बताना भूल गए। यहाँ पर लाइव क्लास चल रही है, यहाँ पर हमारे ऑफलाइन के बच्चे बैठे हुए हैं ना, तो इन सबके साथ हम ग्रुप डिस्कशन करेंगे। वही सारा चीज इंटरेक्शन जो भी है यहाँ पर आपको अपलोड की जाएगी। तो अगर मेरी नजर कैमरा से ना मिले तो क्षमा कीजिएगा, है ना। मैं इन लोगों से बात करते हुए है क्लास को कंटिन्यू करता हूँ। तो इन्वायरमेंट को हिंदी में कहते हैं हम लोग पर्यावरण। पर्यावरण जो है दो चीजों से मिलकर के बना हुआ है। एक है क्या चीज? बायोटिक कंपोनेंट, एक है अबायोटिक कंपोनेंट। कितने कंपोनेंट होते हैं? दो कंपोनेंट होते हैं। कितने कंपोनेंट होते हैं? दो। बायोटिक, अबायोटिक। बायोटिक, अबायोटिक। बायोटिक मतलब होता है क्या चीज? जितना भी लिविंग थिंग्स है, जितना भी लिविंग थिंग्स। अबायोटिक मतलब जितना भी नॉन लिविंग थिंग्स है। समझ में आ गया? बायोटिक मतलब लिविंग थिंग्स, बायोटिक मतलब लिविंग थिंग्स, अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में क्या आ जाता है? जैसे कि ह्यूमन हो गया, प्लांट्स हो गए, कोई एनिमल्स हो गए, ये सब लिविंग थिंग्स में आ जाता है। वही नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें तो सन हो गया, एयर हो गया, वाटर हो गया, चेयर हो गया, ये माइक हो गया, मार्कर हो गया, ये सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स। समझ में आ गया? लकड़ी, लकड़ी नॉन लिविंग थिंग्स है। समझ पा रहे हैं? तो ये जो बायोटिक कंपोनेंट्स है या फिर अबायोटिक कंपोनेंट्स है, इन सबको एक साथ मिला करके, दोनों को एक साथ मिला करके कंप्लीटली हमारा एनवायरनमेंट बनता है। समझ में आ गया ना? पर्यावरण बनता है। तो पर्यावरण दोनों चीज से मिलकर के बनता है, बायोटिक कंपोनेंट से भी, अबायोटिक। तो आज से आप क्या याद रखिएगा? इन्वायरमेंट का मतलब क्या हुआ? बायोटिक प्लस अबायोटिक, बायोटिक प्लस अबायोटिक। क्लियर है यहाँ तक की चीजें? तो उम्मीद करता हूँ कि ये पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि इन्वायरमेंट होता क्या है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होते हैं? क्या होता है? तो फॉर एग्जांपल मैं एक कोई एग्जांपल लेकर के समझाता हूं, है ना। इकोसिस्टम क्या होता है? कई सारे मतलब इकोसिस्टम का एग्जांपल है ना हम लोग अभी करेंगे, लेकिन एक कोई एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि थोड़ी देर के लिए मैं पहला एग्जांपल यहाँ पर पॉन्ड लिखा हूं, तालाब लिखा हूं। जरा सोचिएगा, तालाब में क्या क्या चीज रहता है? तो आप कहोगे सर तालाब में प्लांट्स भी रहता है, सर तालाब में वाटर भी है ना, तालाब में मेढक भी है, तालाब में मछलियां भी है। जरा देखिए, इन्हीं को आप थोड़ा सा कैटेगराइज कीजिए। तालाब में मिट्टी भी है, तालाब में कीचड़ भी है। तो ये जो पानी हो गया, मिट्टी हो गया, कीचड़ हो गया, नॉन लिविंग थिंग्स हो गया। वही अगर मैं बात करता हूँ, तालाब में छोटे छोटे कीड़े भी है, मछलियां भी है, मेढक भी है, तो ये सब सांप भी है, पौधे भी, ये सब क्या हो गया? लिविंग थिंग्स हो गए। क्या हो गया? लिविंग थिंग्स। अब इन सब में देखो, आपने क्या देखा कि तालाब में कुछ लिविंग थिंग्स भी है, कुछ नॉन लिविंग थिंग्स भी है। मतलब क्या हुआ कि तालाब में बायोटिक चीज भी है और अबायोटिक चीज भी है। अब देखो, बायोटिक बायोटिक से कैसे मतलब इंटरेक्ट करता है, कैसे एक दूसरे पर निर्भर रहता है। जैसे कि छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होंगे, उनको बड़े बड़े मतलब ये छोटी छोटी मछलियां खाएंगे या नहीं खाएंगे? जो छोटी छोटी मछलियां होंगी उनको बड़ी बड़ी मछलियां खाती है। ऐसा होता है या नहीं होता है? तो देखो, मतलब क्या कर रहा है कि एक लिविंग थिंग्स दूसरे लिविंग थिंग्स से इंटरेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है? ठीक है, तो ये हो गया कि लिविंग लिविंग से इंटरेक्ट करेगा। इतना हो गया। दूसरी बात, लिविंग जो है ना नॉन लिविंग से भी इंटरेक्ट करेगा। जैसे कि मछलियां सांस लेगा, कहां से लेगा? जल में से ही तो लेगा। जल में ही जो घुला हुआ ऑक्सीजन है उसी को तो वो लेगा। समझ पा रहे? गिल्स के जरिए। तो देखो, मछलियां इंटरेक्ट कर रही है जो कि लिविंग थिंग्स है, किससे? तो वाटर से, जो कि नॉन लिविंग थिंग्स है। समझ पा रहे हो? तो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में भी इंटरेक्शन हो रहा है। तो देखो, तालाब में क्या हो रहा है? लिविंग और लिविंग के बीच इंटरेक्शन, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच इंटरेक्शन। समझ पा रहे हो? तो ऐसा कोई भी जगह जहां पर लिविंग लिविंग के बीच कुछ गुलू गुलू चल रहा होता है, लिविंग नॉन लिविंग के बीच कुछ गुलू गुलू चल रहा होता है, उस पूरे सिस्टम को हम लोग कहते हैं इकोसिस्टम। क्या कहता है? इकोसिस्टम। सर इकोसिस्टम ढेर एग्जाम्पल दिया जा सकता है। जैसे एक तालाब मैंने दिया, आगे ऐसे जंगल आप समझ सकते हो। जंगल में भी सर लिविंग लिविंग आपस में गुलू गुलू करेंगे, लिविंग नॉन लिविंग भी है ना, आपस में कुछ ना कुछ तो करते हैं, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। समझ पा रहे हैं ना? मान लीजिए कि बंदर है, बंदर बंदरिया के साथ रहेगा ही रहेगा। दूसरी बात हो गया, बंदर है
क्षमा कीजिएगा, बंदर है, पेड़ पौधा पर रहेगा ही रहेगा इधर से तो बंदर पेड़ पौधा, बंदर लिविंग, पेड़ पौधा नॉन लिविंग, तो लिविंग लिविंग के साथ है, लिविंग नॉन लिविंग के साथ, यानी कि इंटरेक्शन बिटवीन किसके बीच, तो लिविंग और लिविंग या फिर लिविंग और नॉन लिविंग। और आसान से शब्दों में जो भी बायोटिक चीज है, बायोटिक चीज के साथ इंटरेक्शन या फिर बायोटिक चीज का अबायोटिक चीज के साथ जो इंटरेक्शन अगर कहीं पर होता है तो वो होता है क्या चीज, हमारा इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम समझ में आ गई, ये फंक्शनल यूनिट है जिसमें क्या होता है, बायोटिक चीज इंटरेक्ट करते हैं अबायोटिक चीज से। ये तो आधा अधूरा चीज लिखा हुआ है सर, पूरा बोलिए ना, तब लीजिए सर। बायोटिक बायोटिक के साथ करेगा इंटरेक्ट, अबायोटिक अबायोटिक के साथ करेगा इंटरेक्ट। एग्जाम्पल हो गया पॉन्ड, फॉरेस्ट, मैंने एग्जांपल से समझाया आपको, ऐसे ही आप समझ सकते हैं ग्रासलैंड के बारे में, एक्वेटिक जल में रहने वाले जो चीज है, जीव है, वो वहां पर भी इंटरेक्शन होगा, है ना। तो ये सब चीज क्या हो गया, इकोसिस्टम का एग्जांपल हो गया। आपको बस इसका याद कर लेना, इकोसिस्टम का डेफिनेशन आपको याद कर लेना है ना, जो कि आपको सीट में मिल जाएगी, चिंता ना करें, है ना, प्रॉपर डेफिनेशन मिल जाएगी। और जो इसका एग्जाम्पल होता है ये याद कर लीजिएगा, इससे क्या होगा, एमसीक्यूज आपका छूटेगा नहीं, समझ पा रहे हैं, और आप बहुत अच्छे तरीके से इसको, तो उम्मीद करता हूं कि आपको एनवायरनमेंट क्या होता है समझ में आ गया जी, इकोसिस्टम का होता है, ये चीज भी समझ में आ गया। अब ये बात क्या सर, इकोसिस्टम जो होता है ना, इकोसिस्टम दो चीज से मिलकर के बनता है। इकोसिस्टम का दो कंपोनेंट, क्या कंपोनेंट, दो कहा जाता है क्या, इकोसिस्टम के क्या कंपोनेंट होता है, दो क्या कंपोनेंट होता है, दो होता है। एक होता है सर क्या चीज, प्रोड्यूसर, क्या होता है, प्रोड्यूसर। एक होता है कंज्यूमर, एक होता है प्रोड्यूसर, एक होता है कंज्यूमर। एक होता है खाना बनाने वाला, एक होता है खाने वाला, एक होता है खाना बनाने वाला, एक होता है खाने वाला। सर समझ में आ गए। तो खाना बनाने वाला जो है ना, जहां जो अपना खाना खुद से बना सकता है, जैसे कि जितने भी हरे पेड़ पौधे हो गए, ग्रीन लीफी, जितने भी आपके ग्रीन वाले पार्ट्स वाले जो भी पौधे हैं, वो क्या हो जाएंगे, वो प्रोड्यूसर में आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, प्रोड्यूसर। घास क्या है, प्रोड्यूसर है। घास क्या है, प्रोड्यूसर है। बकरियां क्या है, कंज्यूमर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कंज्यूमर हो जाएगी। सेम तरीके से देखिएगा, तो जैसे मैं कह देता हूं कोई मकई का पौधा लगा हुआ है, तो वो क्या है, प्रोड्यूसर है। अब मकई से जो मतलब हमारे पास अनाज के रूप में वो आया है, गेहूं बना करके हम लोग, मतलब मकई है उसका आटा बना करके हम लोग खाते हैं, तो हम लोग क्या हो गए, कंज्यूमर हो। तो ये चीज समझ में आ गया कि इकोसिस्टम के दो घटक होते हैं, एक सर प्रोड्यूस करेगा, दूसरा कंज्यूम करेगा। जो खाना को बनाता है वो प्रोड्यूसर होता है, और जो खाना को खाएगा वो क्या होता है, कंज्यूमर होता है। अब जो है हमारे पास कंज्यूमर जो है, कंज्यूमर को हमने तीन भाग में बांटा है। कितने भाग में बांटा है, तीन भाग में। आप देख रहे होंगे यहाँ चार भाग लिखा हुआ है, हम तीने बाज रहे हैं, तीने बोल रहे हैं सर, इसके पीछे का वजह मेनली तीने भाग में बांटा हुआ है। कितने भाग में, तीन भाग में। एक होता है सर प्राइमरी कंज्यूमर, क्या होता है सर जी, प्राइमरी कंज्यूमर। दूसरा होता है सेकेंडरी कंज्यूमर, क्या होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर। तीसरा होता है टर्सरी कंज्यूमर। क्या चीज, टर्सरी। सर मुझे कुछ नहीं बुझा रहा है, क्या बोल रहे, क्या बाज रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा। सर ऐसे समझाता हूँ, कैसे समझाता हूँ, इधर आ जाओ। प्राइमरी कंज्यूमर, पहली बात खाने वाले, तो पहले एक कोई ले लेते हैं, हम घास ले लेते हैं। यहाँ पर क्या ले लेते हैं, घास ले लेते हैं। उस घास को ग्रास हॉपर, टिड्ढा खाएगा क्या, क्या लगता है, ग्रास हॉपर जो होता है जिसे हम लोग टिड्ढा बोलते हैं, क्या वो खाएगा क्या। फिर उस ग्रास हॉपर को कौन खाएगा, फ्रॉग, मेढक खाएगा क्या, बोलो जल्दी से। उस मेढक को कौन, सांप खाएगा क्या, सांप को चील खाएगा क्या, ईगल जिसको बोलते हैं, ये खाएगा क्या, जल्दी से बोलो, खाएगा या नहीं खाएगा। अब देखते हैं ग्रास जो है सर, ये एक तरीके से प्रोड्यूसर, इन्होंने खाना बनाया है सर, हरे हरे पौधे हैं, समझ पा रहे हैं ना। तो जो पौधे हरे होते हैं वो अपना मतलब खुद के पैरों पर खड़े होते हैं, समझ पा रहे हैं, यानी कि अपना भोजन खुद से बना सकते हैं, तो इसीलिए इसको प्रोड्यूसर कहेंगे। क्या क्या बोलेंगे बच्चा, इसको प्रोड्यूसर बोला जाएगा। आगे देखोगे ग्रास हॉपर, ग्रास हॉपर क्या है, तो सर इसको खाने वाला पहला आदमी। ऐसा नहीं कि घास को मेढक आकर के खाएगा, नोच नोच करके जरा देखते हैं कैसा स्वाद आता है, भैया हमारा कैसा स्वाद देते हैं, हम भी लेकर के, ऐसा नहीं। तो पहले कौन खाएंगे इसको, ग्रास हॉपर। तो ये हो गया आपका प्राइमरी कंज्यूमर। कौन सा कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, ठीक है सर, प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। दूसरा होता है क्या, कि जो इसको खा रहा है उसे कहते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। क्या कहते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर, SECONDARY, सेकेंडरी कंज्यूमर। ऐसे अब जो इसको खाएगा उसे कहेंगे टर्सरी कंज्यूमर। क्या कहेंगे, टर्सरी कंज्यूमर। कौन सा, टर्सरी कंज्यूमर। अब इसको जो खाएंगे ना सर, उसे कहेंगे सर टॉप कंज्यूमर। क्या कहेंगे, टॉप कंज्यूमर। क्या कहेंगे, टॉप कंज्यूमर। क्या यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई। कंज्यूमर को मेनली तीन भाग में याद रखिए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी।
और सबसे लास्ट में जो आएगा उधर जो बचा वो उसको टॉप कंज्यूमर कहते हैं। क्या कहते हैं? टॉप कंज्यूमर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको प्रोड्यूसर क्या होता है ये समझ में आ गया, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर और सबसे लास्ट में टॉप कंज्यूमर क्या होता है, ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो इसी के साथ हमारा इकोसिस्टम का जो दो घटक होता है, दो कंपोनेंट होता है, कौन कौन सा? एक प्रोड्यूसर और दूसरा हमारा मतलब ये क्या बोलते हैं, कंज्यूमर। दोनों का दोनों मैं आपको समझा दिया। क्या यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत, दुख, तकलीफ, समस्या, व्यथा, व्यवधान, चिंता, कठिनाई, परेशानी, तकलीफ तो नहीं ना है? चलिए आगे बढ़ते हैं सर। ये क्या है हमारा, इसको कहते हैं फूड चेन। क्या है? फूड चेन। सर फूड चेन क्या होता है? सर फूड चेन अलग से नहीं बताएंगे, इसी चेन को फूड चेन कहता है। ये जो चेन बना है ना, जिसमें एक दूसरे को खा रहा है, समझ में आ गया ना? इधर देखो, इसको ये खाया, समझ पा रहे हैं? ये मेरे से कुछ गलती हो गई क्या? इधर से, हाँ, इसको ये खाया, इसको ये खाया, इसको ये खा रहा है, इसको ये खा रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या? एक चेन बन गया है ना, चेन बन गया, इसको कहते हैं फूड चेन। क्या कहते हैं? फूड चेन। तो फूड चेन आपको समझ में आ गया या नहीं आ गया? अब मैं कहता हूँ क्या सर, क्या एक ही फूड चेन बन सकता है क्या सर? और भी कुछ बन सकता है क्या? जरा सोचिएगा। तो जैसे मैं कहता हूँ ग्रास हो गया, ग्रास को कौन खाएगा? बकरी खाएगी क्या? बकरी। गोट को कौन खाएगा? जरा सोचिएगा। गोट, बकरी जो है, ह्यूमन भी खा सकता है। तो सर ये भी एक हमारा क्या बन गया? चेन बन गया। बन गया या नहीं बन गया? ऐसे सोचिए, घास है, क्या है? घास है, ग्रास है, इसको कौन खाया? तो डियर खा लिया। क्या खाया? डियर। डियर को सोचिए जरा कौन खाएगा? लायन खाएगा क्या? तो ये देखिए, क्या ये भी एक हमारा फूड चेन बन गया क्या? तो अब देखिए, ये सबको अगर मैं आपस में यहाँ पर जोड़ देता हूँ, कनेक्ट कर देता हूँ, क्या है हमारे पास? ग्रास है। ग्रास को सबसे पहले कौन खा रहा है? यहाँ पर देखिए, ग्रास हॉपर खा रहा है। ग्रास हॉपर को कौन खा रहा है? फ्रॉग खा रहा है। फ्रॉग को कौन खा रहा है? स्नैक। स्नैक को जल्दी से बोल दिए, ईगल। तो ये एक फूड चेन हो गया। इसी को कनेक्ट कर देते हैं, लिंक कर देते हैं कि ग्रास को गोट खा रहा है, गोट को कौन खा रहा है? ह्यूमन खा रहा है। तो ये दूसरा मतलब कनेक्ट हो गया इसी से। तीसरा इसी से जोड़ देता है इधर की तरफ, ग्रास को डियर खा रहा है, डियर को लायन खा रहा है। तो ये तीसरा वाला फूड चेन कनेक्ट हो गया क्या सर? जब फूड चेन आपस में कनेक्टेड हो, इंटरलिंक्ड हो, मतलब क्या हुआ सर? जब ढेर सारा फूड चेन को आपस में इंटरलिंक्ड कर देते हैं तो एक जाला के जैसे बन जाता है, जैसे मकड़ी का जाला होता है ना, ऐसे बन जाता है। और जब ऐसे बन जाएगा सर, तो इसको हम लोग फूड वेब कहते हैं। क्या कहते हैं? फूड वेब कहते हैं। तो सर फूड चेन का एग्जाम्पल आपको इतना सारा नहीं, एक ये याद कर लीजिएगा, है ना, जो किताबों में दिया हुआ आता है, वो वस्तुतः वही एग्जाम में भी पूछ दिया जाता है। तो एक ये याद कर लीजिएगा। और दूसरा एक और याद कर लीजिए जो आपके बुक में दिया गया है, वो क्या है? समुद्र में जो मरीन लाइफ होती है अपना, है ना, उसका अलग। तो उसमें क्या होता है सर? छोटे छोटे मतलब पौधे होते हैं, छोटे क्या होते हैं? पौधे होते हैं। तो उस छोटे छोटे पौधे को हम लोग कहते हैं क्या चीज? फोटोप्लैंक्टन। ये फाइटोप्लैंक्टन। क्या कहते हैं? फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन के ऊपर छोटे छोटे जो जंतु है, जो मतलब क्या होता है? जंतु, है ना, समझ पा रहे हैं ना? जंतु, छोटे छोटे कीड़े के टाइप जो जंतु होते हैं वो उसको खाते हैं। पहले तो ये पौधा हो गया, फाइटोप्लैंक्टन क्या हो गया? पौधा। फाइटोप्लैंक्टन को कौन खाएंगे? जूप्लैंक्टन। क्या खाएंगे? जूप्लैंक्टन। तो ये दोनों का मतलब समझ गया? फाइटोप्लैंक्टन छोटे छोटे पौधे को कहते हैं और जूप्लैंक्टन क्या होता है? छोटे छोटे कीड़े को कहते हैं। तो इसको कौन खाया? जूप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन को कौन खाया? जूप्लैंक्टन। जूप्लैंक्टन को कौन खाया? तो जल्दी से बता सकते हो कोई क्या? जूप्लैंक्टन को कौन खाएगा? छोटका मछली खाएगा। क्या खाएगा? छोटका स्मॉल फिश खाएगा। उसको फिर बड़ी मछली खाएंगी। क्या? बड़ी मछली खाएंगी। और उस बड़ी मछली को फिर ह्यूमन खाएंगे। क्या खाएंगे? ह्यूमन खाएंगे। तो ये फूड चेन का एग्जांपल आपको समझ में आ गया। दो को एग्जांपल मैंने आपको दे दिया। कौन कौन सा दे दिया? जल्दी से बोलिए। घास खाएगा, ग्रास होपर खाएगा कौन? फ्रॉग खाएगा, स्नैक खाएगा, ईगल। दूसरा फाइटोप्लैंक्टन को खाएगा जूप्लैंक्टन को खाएगा छोटका मछली को बड़का मछली को सबसे बड़का मछली ह्यूमन। समझ पा रहे हैं सर? मैं नहीं खाता, है ना। आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। तो ये आपका फूड चेन और फूड वेब क्लियर है यहाँ तक की चीजें। आगे बढ़ते हैं बाबू। ये एनर्जी फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या बात कर रहे हैं? वन डायरेक्शन ओनली। सर इसका मतलब मैं बताता हूँ कि घास में जो एनर्जी था ये एक्चुअल में कहां से आया था? इस सूरज बाबा से आया था या नहीं आया था? चचा से आया था, सूरज चचा से आया था, सन से आया था। तो ये एनर्जी इधर की तरफ आ गया क्या? इधर की तरफ। अब मुझे बताइए, क्या घास से सूरज को एनर्जी मिलती है? नहीं मिलती है। इधर से इधर की तरफ एनर्जी आ सकती है, लेकिन इधर से उधर नहीं जा सकती।
अब बताइए घास को कौन खाएगा? ग्रास हॉपर। तो बताइए घास से एनर्जी किसको मिल जाएगा? ग्रास हॉपर। लेकिन ग्रास हॉपर से घास को थोड़ा एनर्जी मिलेगा, सोचने वाली बात है। ऐसा नहीं कि जाएगा खाने के लिए, इसको कहेगा कि जो अच्छा हम तुमको एनर्जी दे रहे, जरा सा तुम भी ऐसे करके एनर्जी दे दो हमको, ऐसे करके तो नहीं है, नहीं है। तो इधर से इसको एनर्जी मिल जाएगा। ग्रास हॉपर को मेढक खाएंगे तो इसको एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी, आगे जाएगा। इसको स्नैक खाएगा तो इसमें एनर्जी चली जाएगी, ये खाएगा तो इसमें एनर्जी जाएगी। तो एनर्जी का फ्लो हमेशा यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल का मतलब कि एक ही डायरेक्शन में होता है, एक तरफ से शुरू हुआ और इधर की तरफ चलते जा रहा है। क्या हो रहा है? इधर की तरफ चलते जा रहा है। उम्मीद करता हूं कि ये लाइन आपको समझ में आ गया होगा कि जो एनर्जी का जो फ्लो होता है वो एक ही डायरेक्शन में होता है, इसे यूनिडायरेक्शनल कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? यूनिडायरेक्शनल कहते हैं। अच्छा क्या कहते हैं भैया? ये तो राहुल गांधी वाला डायलॉग निकल गया गलती से मुंह से, है ना? इधर देखता है तो भैया गलत हो रहा है आपके साथ होने। तो ट्रॉफिक लेवल से अब हम लोग समझेंगे कि ट्रॉफिक लेवल आखिर क्या चीज होता है। तो ट्रॉफिक लेवल ये चीज जान लीजिए सर, कुछ नहीं। जैसे कि आपने देखा कि सबसे पहले क्या होता है? प्रोड्यूसर होता है। क्या होता है? प्रोड्यूसर होता है। ओके सर, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर के बाद क्या होता है? तो इसको खाने वाला प्राइमरी कंज्यूमर होगा या नहीं होगा? क्या होगा? प्राइमरी कंज्यूमर होगा। इसको खाने वाला कौन होगा? सेकेंडरी कंज्यूमर। इसको खाने वाला टर्सरी कंज्यूमर होगा। यहाँ तक की चीज है। तो सर ये लेवल वाइज बटा हुआ रहता है। ये क्या रहता है? लेवल वाइज बटा हुआ रहता है। यहाँ पर देखिएगा कैसे बटा हुआ रहता है सर। तो प्रोड्यूसर यहाँ पर देख लीजिए, प्रोड्यूसर को खाने वाला प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, इस तरीके से एक उल्टा ट्राइंगल हमारे पास बन करके आता है। तो प्रोड्यूसर को कौन खाएगा? प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर को सेकेंडरी, सेकेंडरी कंज्यूमर को टर्सरी कंज्यूमर। तो इसी को कहते हैं ट्रॉफिक लेवल 1। क्या बोलते हैं इसको? ट्रॉफिक लेवल 1। इसको बोलते हैं ट्रॉफिक लेवल 2। इसको क्या बोलेंगे? ट्रॉफिक लेवल 3। इसको क्या बोलेंगे? ट्रॉफिक लेवल 4। तो इसी को हम ऐसे बांट देते हैं ना ट्राइंगल के रूप में, तो इसको ट्रॉफिक लेवल कहता है। ट्रॉफिक लेवल में क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक सबसे ऊपर वाला पार्ट देखिए तो इसमें ज्यादा जगह है या नहीं है? इसका मतलब प्रोड्यूसर की संख्या क्या है? ज्यादा है, ज्यादा है। और उससे कम कभी भी उससे कम संख्या में होगा प्राइमरी कंज्यूमर, होगा या नहीं होगा? उससे कम संख्या में होगा सेकेंडरी कंज्यूमर, और सबसे कम संख्या में होगा कौन सा? टर्सरी कंज्यूमर। आप सोच करके देखिए कि ज्यादा मात्रा में घास होगा या ज्यादा मात्रा में चील होगा, जरा आप ही सोचिए। घास होगा, इस घास से कम टिड्ढा होगा, टिड्ढा से कम मेढक होगा, और मेढक से कम सांप होगा, और सांप से कम चील होगा। तो जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाते हैं, ट्रॉफिक लेवल हमारा इंक्रीज होते जाता है, बढ़ते जाता है। जीवों की संख्या क्या होती जाती है? घटती जाती है। जीवों की संख्या क्या होती है? घटती जाती है। और साथ ही साथ देखिएगा एक लॉ है, एक आदमी आया था रेमंड करके, क्या नाम था उसका? रेमंड लिंडेमैन करके था। इन्होंने एक नियम दिया। क्या नियम दिया? 10% लॉ। क्या नियम दिया? 10% लॉ। इसका मतलब क्या होता है कि सर कि प्रत्येक लेवल में जब एनर्जी का ट्रांसफर होता है, प्रत्येक लेवल में जब एनर्जी का ट्रांसफर होता है तो मात्र 10% ही एनर्जी आगे जा पाता है। कितना जा पाता है? 10% एनर्जी। सर नहीं समझ में आया? नहीं आया ना? पता नहीं क्या कहा सर। मान लीजिए कि यहाँ पर जो प्रोड्यूसर ने बनाया है एनर्जी, वो एनर्जी कितना है? 10,000 जूल। कितना जूल है? 10,000 जूल। तो अब इसका 10% ही अगर मान लेते घास को कोई खाएगा, जैसे घास को अगर ग्रास हॉपर खाएगा ना, तो अगर घास में टोटल 10,000 जूल एनर्जी होगा तो यहाँ पर आते आते इसको कितना मिलेगा? मात्र 1,000 मिलेगा। कितना? 1,000 जूल। क्योंकि 10% का मतलब क्या होता है आप सबको जानते हैं। जैसे 10,000 है तो 10,000 आप यहाँ पर लिख दीजिए। कितना लिख दीजिए? 10,000। और इसका 10% निकालिए तो 10 गुना 1 से कीजिएगा क्या? 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म। मतलब क्या हुआ? जितना भी दिया हो रहा था उनमें से 1 0 खत्म हो जाता है 10% निकालने के लिए। तो कितना बच जाएगा? 1,000 जूल। अगले लेवल पर जैसे ही ये जाएगा ना तो इसको कितना मिलेगा? 100 जूल मिलेगा। कितना मिलेगा? 100 जूल। ये फिर अगले को कितना? मात्र 10 जूल एनर्जी। अब बताइए जरा यहाँ पर कि प्रोड्यूसर के पास इतना, यहाँ आते आते 90% एनर्जी गायब हो गया। सर कहाँ चला गया है? ये सर लॉस्ट हो जाता है हीट के रूप में। किसके रूप में? हीट के रूप में लॉस्ट हो जाता है ये हमारा, है ना। तो ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो 10% अगला वाला ट्रॉफिक लेवल में, एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में कितना एनर्जी ट्रांसफर होगा? 10%। कितना ट्रांसफर होगा? 10%। इसी को कहते हैं ट्रॉफिक लेवल। आपको समझ में आ गया? और 10% लॉ भी आपको समझ में आ गया? क्या पक्का आ गया? अब चलते क्या ये बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। क्या चीज बाबू? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। ये क्या होता है तो मैं समझाता हूं इसको ना। किताबों में कहीं कहीं पर बायो मैग्निफिकेशन भी लिखा हुआ रहता है। क्या लिखा हुआ रहता है? बायो। तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहो या बायो मैग्निफिकेशन कहो, दोनों क्या है? एक ही बात है। इसका मतलब क्या होता है मैं बताता हूं कि जैसे हम बात कर लेते हैं कहां पर? प्रोड्यूसर की। किसकी? प्रोड्यूसर की। तो प्रोड्यूसर में मतलब
देखो वेस्ट होगा या नहीं, गंदगी होगी या नहीं, वेस्ट होगा, गंदगी हो गई, ये सब केमिकल्स होगा। इसमें केमिकल्स जानते हैं बड़ा खराब चीज होता है, गंदा चीज होता है। तो इसमें जो केमिकल्स की संख्या है इसमें ज्यादा होगा या फिर इसमें ज्यादा होगा, सोचने वाली बात है। सर नहीं, बताता हूं। कभी भी इसका, इसमें जो केमिकल है वो कहां पर चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, ये तो पक्का है। क्योंकि आप जानते हैं कि किसी के बॉडी में जो केमिकल रहेगा, चाहे वो डीडीटी हो, चाहे वो मान लेते हैं कि सिल्वर रहता है, ये क्या बोलते हैं, मतलब जैसे मरकरी, आप जानते हैं, ये सब चीज हमारी बॉडी में है, लेकिन वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब सर, और बायोडिग्रेडेबल मतलब सर, बायोडिग्रेडेबल मतलब होता है कि जो एकदम सड़ जाए और उसका एनर्जी फिर से मतलब पर्यावरण में चला जाए। समझ पा रहे हैं? जैसे मैं कहता हूँ क्या कि केला का छिलका, क्या चीज, केला का छिलका। तो केला का छिलका अगर आप केला खा लिए, छिलका फेंक दीजिएगा, तो छिलका पर फिर कीड़ा मकोड़ा काम करके उसको सड़ा गला देगा, है ना, वो खत्म हो जाएगा, और उसकी जो छिलका वगैरह में जो एनर्जी था वो फिर से मिट्टी में मिल जाएगा, चला जाएगा। लेकिन वही मैं कहता हूँ प्लास्टिक, अपने प्लास्टिक में जो पेप्सी था पी लिया दबा करके, प्लास्टिक को फेंक दिया, प्लास्टिक को कौन सा कीड़ा आएगा उसको सड़ाने गलाने के लिए, गलेगा नहीं ना। तो देखो केला का जो छिलका था ये क्या हो जाएगा, बायोडिग्रेडेबल, और जो प्लास्टिक वो बचा हुआ था उसको क्या कहेंगे, नॉन बायोडिग्रेडेबल। समझ में आ रहा है? पन्नी, पन्नी सड़ेगा गलेगा जल्दी से, बोली कुरकुड़िया खा करके जो पन्नी फेंक देते हैं तो वो क्या हो जाएगा, बायोडिग्रेडेबल या फिर नॉन बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्लियर है यहाँ तक की चीजें? तो यहाँ पर यही चीज हमें समझना है कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब क्या हो गया सर। हमारे शरीर में जो गंदगी है, जैसे मैंने बताया था डीडीटी के रूप में, या फिर मैंने बता दिया था किस चीज के रूप में, मरकरी है, इन सब चीज के रूप में जो हमारे शरीर में, तो ये कभी गलेगा नहीं, सड़ेगा नहीं, ये क्या होगा, मतलब अगले वाले में ट्रांसफर हो जाएगा। किसमें होगा, अगले वाले में। तो इसमें जो मौजूद है इसको अगर कोई खाएगा तो उसमें ट्रांसफर होगा या नहीं होगा, होगा। और साथ ही साथ इसको अगल बगल से और भी मिल जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? हमारे एनवायरनमेंट में जानते हैं कितनी तरीके की गंदगी, पॉल्यूशन, ये सारी चीजें, उनसे भी मिल जाएगा इसको। अगले लेवल पर जैसे ये इसको खाएगा, इसमें जितना था वो तो इसमें आएगा ही आएगा, और अगल बगल से उसको मिलकर के इसमें ज्यादा चला जाएगा। तो जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल इंक्रीज हो रही है, क्या चीज, जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल इंक्रीज हो रही है तो जीवों में क्या हो रहा है, जो हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस है ना, जो हार्मफुल मतलब हानिकारक, हानिकारक जो केमिकल सब्सटेंस है उसकी मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ते चली जाती है। ट्रॉफिक लेवल बढ़ रही है, ट्रॉफिक लेवल बढ़ रही है मतलब क्या, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, तो और जो हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस है उसकी मात्रा बढ़ रही है। इससे ज्यादा मात्रा में इसमें होगा, इससे ज्यादा मात्रा में हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस इसमें, सबसे ज्यादा मात्रा में इसमें। तो आप बताइए कि सबसे ज्यादा मात्रा में हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस किसमें होगा, प्रोड्यूसर में होगा, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर या फिर टॉप कंज्यूमर? स्वाभाविक सी बात है, किसमें हो जाएगा, टॉप कंज्यूमर में। तो उम्मीद करता हूं कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन या बायो मैग्निफिकेशन आपको समझ में आ गया। जो हार्मफुल केमिकल होता है उसकी मात्रा बढ़ते चली जाती है जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल इंक्रीज करता है। समझ में आ गया ना? तो बायो मैग्निफिकेशन या फिर बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या है, तो एक ऐसा प्रक्रिया, एक मतलब एक ऐसी प्रक्रिया कह सकते हैं कि जिसमें हार्मफुल केमिकल सब्सटेंस की मात्रा बढ़ते चली जाती है। तो उम्मीद करता हूं कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ता है क्या, वेस्ट यानी कि गंदगी। गंदगी दो तरीके का हो सकता है ना, केला का छिलका और कुरकुरिया का पन्नी, दोनों मैंने बताया। केला का छिलका क्या है, बायोडिग्रेडेबल है, और ये जो कुरकुरे का पन्निया क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। ऐसे करके जितना अब आप समझ सकते हैं कि जो सड़ जाए गल जाए बायोडिग्रेडेबल, जो ना सड़े ना गले वो क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल। क्लियर है यहाँ पर? सर अब बात आती है कि जो वेस्ट है, वेस्ट को हम कैसे मैनेज करेंगे। सर बायोडिग्रेडेबल वाला तो फिर भी सड़ जाएगा गल जाएगा, वो ठीक है, खत्म। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है उसको कैसे हम लोग मतलब यूज करें, मतलब कैसे, मतलब उसको कैसे मैनेज करें उसको। तो सर इसके लिए 3 नियम होता है, इसको 3R नियम कहते हैं, 3R रूल कहते हैं। कितने R, 3R। तो ये 3R रूल क्या है, तो सबसे पहला होता है रिड्यूस। क्या चीज, रिड्यूस। सर जैसे आपको पता है कि पेप्सी का बोतल आएगा, क्या चीज, पेप्सी का बोतल आएगा, तो पेप्सी तो पी लेंगे लेकिन बोतल तो फिर उधर जाएगा, कचरा में जाएगा। सर कुरकुरिया खाएंगे तो कुरकुरिया तो खा लेंगे लेकिन वो पन्नी फिर जाएगा उधर, तो इससे क्या होगा, मतलब ज्यादा मात्रा में वेस्ट होगा। तो सर ऐसा कर सकता है कि थोड़ा सा खाना ही कम कर ले, थोड़ा सा है ना मैनेज कर ले, पेट को मना ले, मन को मना ले कि कुरकुरिया कम खाए या फिर पेप्सी कम पिए, तो उससे क्या हो जाएगा कि वेस्ट जो है कम मात्रा में। इसको कहते हैं रिड्यूस, यानी कि आप जो खपत कर रहे हैं उसको कम करना। रिड्यूस मतलब क्या होता है, कम करना। क्या चीज करना, कम करना। दूसरा होता है क्या चीज, रीयूज करना। क्या चीज करना, रीयूज करना। रीयूज, सर रीयूज क्या मतलब,
सर जैसे कि मैंने बताया क्या कि पेप्सी का बोतल लाए तो पेप्सी तो हमने पी लिया, उस बोतल का यूज हम लोग कर सकते हैं किस चीज का, मतलब पानी भर सकते हैं या फिर और कोई काम कर सकते हैं। तो ये सब हो गया उसका रीयूज, दोबारा यूज करना, फेंक नहीं दिए, उसका दोबारा यूज कर ली, तो इससे भी आपका वो मतलब बर्बाद नहीं जाएगा और उसका रीयूज हो जाएगा। तो रीयूज समझ में आ गया आपको। आगे चलते हैं रिसाइकल। क्या चीज होता है? रिसाइकल। सर रिसाइकल क्या होता है? रिसाइकल मतलब होता है कि जो भी मतलब हमारे पास वेस्ट मटेरियल ये सारी चीजें हैं उसको कलेक्ट करके, जैसे आपने देखा होगा कि कूड़ा उग्र जो फेंकते हैं उसमें जो प्लास्टिक उग्र होता है, आप देखे होंगे कि आदमी सब कुछ होते हैं वो बोतल वगैरह चुनते जाते हैं, बोतल वगैरह चुन करके ऐसे करके बोरा में भरते जाते हैं, ले जाकर के सर कहीं तो देते होंगे, वो कहीं और नहीं सर, ले जाकर के एक जगह उसको इकट्ठा किया जाता है और उसको फिर से गला करके फिर से मतलब नया प्लास्टिक किसी भी रूप में, बाल्टी के रूप में और किसी के रूप में उसे बना लिया जाता है। यानी कि हमने जिसको कचरा समझ करके फेंक दिया उसी कचरा को फिर से कोई क्या कर रहा है, उसको फिर से यूजफुल बना रहा है, वो रिसाइकल कर दिया, उसको क्या कर दिया? रिसाइकल। तो रिसाइकल आपको समझ में आ गया तीनों चीज, रीयूज करना, रिसाइकल करना। रीयूज मतलब क्या हो गया, दोनों में अंतर होता है, कंफ्यूजन होता है कि सर बोतल था, बोतल का हमने यूज कर लिया, किस चीज? सर बोतल को तो चेंज नहीं किया आप, बोतल था उसमें बहुत करिएगा तो पानी भर लीजिएगा, लेकिन रिसाइकल में क्या होगा, बोतल को गला करके दूसरा रूप में ढाल देंगे सर, कुछ बना लेंगे, समझ पा रहे हैं ना, और कोई प्लास्टिक का सामान बना लेंगे, तो वो क्या हो गया, शकल बदल गया, समझ पा रहे हैं, तो रिसाइकल हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल समझ में आ गया होगा। और इसी 3 आर के मदद से, आर 3 आर मतलब पहला आर, दूसरा आर, तीसरा आर, इन्हीं 3 आर के मदद से हम वेस्ट को मैनेज करते हैं। वेस्ट को क्या करता है? मैनेज करता है। अगला चलता है सर प्लास्टिक की क्या मतलब एडवांटेज है। सर प्लास्टिक भी एडवांटेज दे सकता है, क्या कुछ फायदा दे सकता है सर, कुछ ही गिना चुना है। हल्का वेट होता है, क्या होता है सर? हल्का वेट होता है, सस्ता में मिल जाता है। क्या चीज? सस्ता। आप ही बताइए, मिल्टन का वो लोहा, वो जो स्टील वाला बोतल वो खरीदने जाएगा प्लास्टिक वाला, तो कौन सा सस्ता पड़ेगा? सस्ता पड़ेगा। प्लास्टिक सस्ता मिल जाता है और दूसरी बात टिकाऊ भी होता है, जल्दी मतलब टूटता फूटता भी नहीं है प्लास्टिक, मतलब चल जाता है। प्लास्टिक का कुर्सी देखते हैं कितना, वही लकड़ी का कुर्सी है ना, तो एक बरसात में छोड़ दीजिए बाहर में, क्या बोल जाएगा ना, घून खा जाएगा, समझ रहे हैं ना। वही अगर लकड़ी वाला ये प्लास्टिक वाला रहेगा तो कुछ नहीं होता है, एकदम डट के खड़ा रहता है, शक्तिमान धागा के जैसे, है ना। आगे चलते हैं सर, कौन सा? तो इसकी नुकसान तो बहुत सारा है सर। आप जानते हैं कि जब भी पर्यावरण में जाएगा तो नुकसान पहुंचेगा, प्लास्टिक जब भी जाएगा पर्यावरण में क्या नुकसान पहुंचाएगा। मान लेते कि हमने फेंक दिया, ऐसे करे पेप्सी पिया, ये सलमान खान के अंदाज में ऐसे करे फेंक दिया सर, नाला में ऐसे करके जाएगा, नाला में जाएगा, वो जो नाला में जो कचरा बह रहा है, मतलब ऐसे पानी बह रहा है, तो उसको ड्रेन कहते हैं। ड्रेन में जाकर के वो कहीं अटक गया, नाली में अटक गया, तो पूरा का पूरा ब्लॉक हो जाएगा ना रास्ता, तो पूरा का पूरा पूरे सबको दिक्कत होगी या नहीं होगी। आगे चलते हैं सर, मतलब सफोकेशन आप देखते होंगे क्या कि ऐसे करके प्लास्टिक को हम लोग ले जाकर के फेंक देते हैं, जानवर बेचारा सब आजकल है ना, गाय वगैरह जाकर के उस प्लास्टिक को क्या कर लेता है, खा लेता है। वो प्लास्टिक अगर चला जाता है ना उसके मतलब खा लेता है तो सफोकेट तरफ तरफ करके उसकी मौत हो जाती है, समझ पा रहे हैं ना, मतलब सांस लेने में दिक्कत हो जाती है और उसकी मौत हो जाती है। तो आप अगर बनना चाहते हैं, गौ माता का हत्या करना चाहते हैं तो मतलब कर सकते हैं ऐसे, लेकिन नहीं सर, हमें बचना चाहिए, उनका भी ध्यान रखना चाहिए। आगे चलते हैं, क्या चीज? टॉक्सिक। जब भी प्लास्टिक को जलाएगा तो क्या निकलेगा? जहरीली गैस न निकलेगा, समझ पा रहे हैं। जब भी भैंस पूंछ उठाएगा तो क्या करेगा? गोबर न करेगा। वही बात है यहाँ पर, क्या चीज की, जब भी प्लास्टिक को जलाएंगे तो जहरीली गैस निकलेगा, क्या चीज? जहरीली। तो उम्मीद करता हूँ कि प्लास्टिक के बारे में आपको समझ में आएगा। सर प्लास्टिक का जितना फायदा नहीं उससे ज्यादा नुकसान है, समझ पा रहे हैं। तो प्लास्टिक को अगर जितना कम यूज करें उतना ज्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो कुल मिलाकर के हमने ये चैप्टर लगभग खत्म होगा। इसका समरी देख लेते हैं, क्या? मेंटेन इको बैलेंस। अब देखिए इकोसिस्टम में बैलेंस बना करके ये रखता है, ये जो है हमने इकोसिस्टम में पढ़ा, हमने ये सारी चीज के बारे में पढ़ा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। बैलेंस कैसे बना करके रखता है सर? जरा सोचिए, इस फूड चेन में से, क्या चीज? फूड चेन में से अगर एक को भी गायब कर देते, क्या चीज कर देता है? एक को गायब कर देते। सर 1 2 3 4 5 को है ना, किसी एक को मान लीजिए गायब कर देते, बोलिए किसको? ग्रास हॉपर को हमने गायब कर दिया, कर दी। अब सोचिए जरा, ग्रास हॉपर गायब हो गया, गायब हो गया, घास एकदम खुश हो जाएगा, रे भाई साहब अब हमको खाने वाला कोई नहीं, मस्त फलेंगे, समझ में आ रहा है, मस्त ऊपर है ना बढ़ेगा हमारी संख्या। फिर उसके बाद सोचिए जरा कि ग्रास हॉपर नहीं है, ये तो एकदम मस्त बढ़ गया, लेकिन आगे देखिए अब ग्रास हॉपर ही नहीं है तो मेढक का खाएगा। मेढक तो टुकुर टुकुर देखेगा, अरे हमारा भोजन किधर गया, अरे आजकल मिल नहीं रहा है, समझ में आ गया। अब मेढक भाई साहब भूख से तरफ तरफ के है ना, कहेगा हम तो जा रहे हैं, हम तो मर रहे हैं, तरफ तरफ करके मरेगा। जब मेढक मर जाएगा, सांप ऐसे करके है ना पीछे में ऐसे करेगा, अरे बाप रे हमारा भोजन आजकल पता नहीं क्या हो गया, क्या दिक्कत हो गया है ना, समझ में आया। तो सांप भी एकदम भोजन के बगैर तरफ तरफ के मरेगा। चील ऊपरे से कहेगा, अरे हमरा रे
हमारा क्या होगा, ये सब है ना अपने अपने मस्त। तो ईगो के गड़बड़ होने से, ईगो के गायब होने से क्या होता है, पूरा का पूरा सिस्टम बिगड़ जाता है, पूरा का पूरा इकोसिस्टम बिगड़ जाता है। मान लेते हैं कि अगर इनमें से और कोई दूसरा गायब कर दे, सांप को गायब कर दे, किसको गायब कर दे, है ना, सांप को गायब कर देता है, पहले कोई सा भी कर लेंगे तो पहले सांप गायब हो गया, क्या चीज हो गया, सांप गायब हो गया। अब जरा सोचिए कि सांप गायब हो गया तो सांप के बगैर, है ना, इसके याद में बेचारा ईगल तरफ तरफ करके मरेगा, है ना, समझ रहे हैं मेरी बात को। अब सांप नहीं है तो फ्रॉग क्या होगा, एकदम मतलब खुशहाल, है ना, अरे हमको खाने वाला कोई है रे, नहीं है, समझ में आ गया। उसके बाद क्या होगा, जब तो फ्रॉग की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ेगी, बहुत ज्यादा बढ़ेगी, तो बहुत ज्यादा बढ़ेगी तो वो क्या करेगा, ग्रास हॉपर पे टूट जाएगा, यानी ज्यादा मात्रा में अगर ये फ्रॉग है तो ग्रास हॉपर पर टूटेगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, ग्रास हॉपर खत्म हो जाएगा, समझ पा रहे हो। तो ये खत्म, तो जानते हो कि एक खत्म तो फिर उसके बाद ये बेचारा सिर्फ जिंदा रहेगा, इधर सब टड़ा करके मरेगा, समझ में आ गया ना। एक भी अगर इसमें से गायब होता है तो सब खत्म। जैसे कि ये लड़का बोल रहा था कि ईगल अगर नहीं रहे, सर ईगल नहीं रहेगा तो क्या होगा, सांप की संख्या बढ़ जाएगी, सांप ज्यादा होगा तो इन लोगों का माथा के दर्द, रे सांप आएगा रे, किधरों से उठा कर ले जाएगा रे, खा जाएगा रे, समझ में आएगा ना, तो ये सब परेशानी हो जाएगी, है ना। तो ये लोग बेचारा कहीं पर छुप छुप आकर के भागेंगे, समझ में आ गया, तो इनको तकलीफ आ जाएगी, इनको तकलीफ में आ जाएगा ये बेचारा, जब है ना मतलब गायब हो जाएंगे तो फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ग्रास हॉपर की संख्या ज्यादा हो जाएगी। अगर ग्रास हॉपर की संख्या ज्यादा हो जाएगी तो घास बेचारा सा हमारा फसल को बर्बाद करेगा, नोच नोच करके खाएगा, यानी कि पेड़ बीमार हो जाएगा। यानी कि कोई भी अगर एक गड़बड़ होता है तो पूरा का पूरा फूड चेन बिगड़ जाता है। क्या होता है, पूरा का पूरा फूड चेन, अगर फूड चेन बिगड़ा मतलब फूड चेन से तो फूड वेब बनता है, तो फूड वेब भी बिगड़ जाएगा। तो कुल मिला करके ये सभी जो है ना आपस में इंटरेक्ट करके, सभी आपस में इंटरेक्ट करके एक इकोसिस्टम में हमारा बैलेंस बना करके रखता है। इकोसिस्टम में क्या करता है, बैलेंस बना करके रखता है। क्लियर है यहाँ तक की चीजें, आगे चलता है। साइकिल न्यूट्रिएंट, साइकिल न्यूट्रिएंट का मतलब सर मतलब क्या हो गया, जैसे आप बताओ कि पौधा, ये जो पेड़ पौधा था, पेड़ पौधा में एनर्जी था, न्यूट्रिएंट्स था, उसको किसी ने खाया तो ई गधावा खा लिया, इसको किसी ने इसको ये भाई साहब, इसको ये भाई साहब, तो ई मरेगा तो कहीं तो जाकर के धरती पर टैं बोलेगा, है ना, और जहां पर भी टैं बोलेगा गिरेगा वहां पर फिर कौन जाएगा, वहां पर जाएगा सर ऐसे जीव जंतु जो जाकर के इसको सड़ा गला दे, समझ पा रहे हैं ना, ऐसे जीव जंतु जो टॉप कंज्यूमर्स को सराता गलाता है, हमारे इकोसिस्टम से बदबू को गायब करता है, तो मतलब इकोसिस्टम मतलब हमारे जो पर्यावरण है उसमें बोलिए ईगल मरेगा या फिर कुछ हो तो पूरा बदबू देगा, तो उसको क्लीन करने का काम कौन करता है, तो जाता है, जैसे कि आपने देखा होगा क्या चीज, उस छोटा छोटा कीड़ा वगैरह पहुंच जाता है, वो जाकर के उसको खा जाता है, ऐसे करके इसको डिकम्पोजर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, डिकम्पोज, जो उसको डिकम्पोज कर दे, या फिर और साधारण सी भाषा में और अगर कहा जाए तो इसको स्कैवेंजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्कैवेंजर्स। डिकम्पोजर्स और स्कैवेंजर्स में अंतर मैं बता देता हूँ। पहले स्कैवेंजर्स जान लीजिए। स्कैवेंजर्स क्या होता है कि जब बड़ा बड़ा जैसे भैंसा वगैरह कहीं मर गया तो देखते हैं किसी को कोई निमंत्रण देने जाता है, कहां कहां से गिद्ध वगैरह आ जाता है, अपने आप खा करके उसको साफ करने के लिए आ जाता है, तो उसको स्कैवेंजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्कैवेंजर्स बोलते हैं। और जब बाकी आप देखिएगा जो छोटा छोटा कीड़ा जाकर के उसको खाएंगे और खा करके न्यूट्रिएंट्स को फिर से क्या करेंगे, उसमें मिला देंगे, सरगल करके वो न्यूट्रिएंट्स कहां मिल जाएगा, मतलब जाकर के उसी मिट्टी में मिल जाएगा, और वही न्यूट्रिएंट्स फिर प्लांट में आएगा या नहीं। तो ये न्यूट्रिएंट का साइकिल को बनाने का काम कौन करता है, तो डिकम्पोजर्स। कौन करता है, डिकम्पोजर्स। पौधा में जो न्यूट्रिएंट्स था वो इधर बढ़ते गया, यहाँ ये फिर मरा, इसको फिर से सरा गला करके मिट्टी में मिलाने का काम वो डिकम्पोजर्स किया फिर से, तो एक साइकिल बन गया। तो न्यूट्रिएंट को साइकिल करने का काम कौन करता है, डिकम्पोजर करता है। कौन करता है, डिकम्पोजर। सपोर्ट्स बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब समझ लीजिएगा, क्या बायो मतलब जीवित, जीवित जगत, समझ पा रहे हैं, जीवन से संबंधित, और डाइवर्सिटी मतलब विविधता। आपको पता है कि ढेर सारा तरीके का जीव है यहाँ पर, है ना, इन सभी को अगर जिंदा रहना है, सभी को आपस में मिलजुल करके रहना है, तो इकोसिस्टम के रूल जो चलता है उसी के हिसाब से रहना पड़ेगा, समझ पा रहे हैं। तो बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करने का काम कौन करता है, यही इकोसिस्टम, और इसमें जो पर्यावरण के नियम है वो, और पर्यावरण ही है हमारा, इन्वायरमेंट ही है जो हमें क्या चीज, खाने के लिए भोजन प्रोवाइड करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड से जीवन के नहीं कर सकता है। ये हमारे एयर और वाटर को प्यूरिफाई करने का काम करता है, ये तो मानते हैं, है ना, हमारे एयर और वाटर को प्यूरिफाई करने का काम कौन करेगा, तो हमारा जो इकोसिस्टम है वो अपने आप को खुद से ही मतलब फ्रेश करने की काम करता है, समझ पा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। फिर इसके बाद हम लोग, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो फिर है ना, आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं किसी और के साथ, ठीक है। अब भी
क्या? अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके, हमारे पास कुछ ओजोन लेयर इधर छूट रहा था, तो ओजोन लेयर को कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच, है ना। तो ओजोन लेयर क्या होता है, तो इधर समझ लीजिएगा। ओजोन लेयर क्या होता है, तो आपको मैं बता दूं, हमारी जैसे ये धरती है, क्या चीज है, ये धरती है। तो धरती के चारों तरफ क्या है, एयर ही एयर है या नहीं है, एयर ही एयर, पूरा का पूरा एयर का है ना, एयर है। तो इस एयर के लेयर को हम लोग कहते हैं एटमॉस्फेयर। क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं। ये जो एटमॉस्फेयर है सर, अगर ऐसा कुछ रहे ना तो बोल दीजिएगा कि सर ये वाला छूट रहा है ना, ऐसे करके सीधा सीधा बोल दीजिएगा। ऐसे ऐसे इशारा कर रहे हैं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये बीच में देख आराम से कोई एक बच्चा उठेंगे कि सर ये छूट रहा है, सीधा सा बात है, मेरा नजर नहीं पड़ा, तो इनको समझा। ये जो देख रहे हैं एयर का लेयर है, 5 गो लेयर में बटा होता है। क्या गो लेयर में बटा होता है, 5 गो लेयर में बटा रहता है। 5 गो लेयर कौन कौन सा होता है सर, इसको याद करते हैं ऐसे करके, थैंक, है ना, थैंक यू सो मच। कैसे याद करते हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इधर से याद करते हैं, है ना, ये कौन सा, ये लड़की वाला देखे है ना गाना जो निकला है ना, अब पता नहीं कहा है, तो इसको याद कर लीजिएगा। सर ये क्या होता है, थैंक यू सो मच में, ट्रोपोस्फेयर। क्या होता है, ट्रोपोस्फेयर। ये होता है स्ट्रेटोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर। मेसोस्फेयर मतलब बीच वाला स्फीयर, बीचों बीच में है या नहीं है। ये होता है आपका कौन सा, बोलिए जल्दी से, ये होता है थर्मोस्फेयर। कौन सा, थर्मोस्फेयर। ये होता है एक्सोस्फेयर। एक्सो मतलब सबसे बाहर वाला, सबसे बाहर वाला। इसके बाद सर पूरा का पूरा मतलब एकदम वैक्यूम स्पेस है, हमारा स्पेस है, समझ पा रहे हैं ना, एकदम अंतरिक्ष है। अब देखते सर, ये जो ट्रोपोस्फेयर है, हम लोग जितने भी जीव जगत के लोग हैं, जंतु सब है, जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, ये सभी के सभी इसी ट्रोपोस्फेयर में रहते हैं। इसकी एवरेज हाइट की इसकी हाइट अगर बात की जाए ना, तो 12 से लेकर के 18 किलोमीटर तक है। धरती पर जहां हम लोग रहते हैं, यहाँ से 12 से 18 किलोमीटर तक इसकी हाइट है। इन दोनों का एवरेज ले लीजिए, तो बीच में कौन सा नंबर आएगा, 12-18 के बीच में 15। तो एवरेज हाइट इसकी बोली जाती है कितना है, 15 किलोमीटर है। अब मतलब जितना भी पर्यावरण में आप देखते हैं कि कोई मौसमी घटना होती है, बादल का बनना, तेज आंधी आ जाना, तूफान आ जाना, वो सब कहाँ होता है, इसी में होता है। इसके बाद का ऐसे स्ट्रेटोस्फीयर, ऐसे शांत वाला वातावरण, यानी कि एकदम शांत है एकदम। तो जितना भी आप देखते होंगे एरोप्लेन वगैरह है, जेट वगैरह है, ये सब चीज कहां पर जाकर के इसी में उड़ता है। किस में उड़ता है, क्योंकि एकदम शांत है, कोई डिस्टर्बेंस करने के लिए नहीं है ना। जैसे कि आप जानते हैं कि बाज होता है, चील जो होता है, वो मतलब बाज, वल्चर, ये बाज जिसको बोलते हैं, वो मतलब कितनों तूफान आ जाए, आंधी आ जाए, बादलों के ऊपर जाकर के, है ना, बादलों से ऊंची उड़ानों पर जाकर के चला जाता है। बादल कहता है ले मस्त अपना बरस नीचे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो वो कहाँ चला जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर में चला जाता है। कहाँ चला जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर में चला। अब आगे बताता हूँ, स्ट्रेटोस्फीयर के ही ये जो टॉप लेयर है ना, ऊपर वाला जो पार्ट है ना, यहाँ पर एक लेयर है, इसी लेयर को कहते हैं हम लोग ओजोन लेयर। क्या कहते हैं इसको, ओजोन लेयर कहते हैं। ये जो ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर कुछ और नहीं, ये जान लीजिए कि O3, इसका फॉर्मूला क्या होता है, O3, ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। ये एक गैस है, गैसों का बना हुआ एक लेयर है। इस लेयर का काम क्या है, सूरज से, इधर से, किधर से, सूरज से आने वाली, यहाँ पर देख लीजिए, ये देख लीजिए, यहाँ पर मैं बता देता हूँ, ये आपका क्या है, तो ये ओजोन लेयर है। तो सूरज से आने वाली जो यहाँ से जो अच्छी अच्छी रे है, उसको कहता है, आ जाओ बेटा, स्वागत है आपका। जो गंदी रे है, इधर से जैसे देख लेते हैं, गंदा खड़का रे, जैसे कि अल्ट्रावायलेट रे, यूवी रे, जैसे इधर से जाता है, कहते हैं भागो यहाँ से, इधर नहीं आना है, भागो यहाँ से, इधर नहीं आना है। इधर हमारे इंसान सब प्यारे प्यारे इंसान सब रहता है ना। तुम जाओगे, स्किन कैंसर उन लोगों को, है ना, स्किन कैंसर का कारण बन जाओगे। वहां पर तुम जाओगे, गधा कहीं का प्लांट को तुम खराब करोगे, है ना। वहां पर तुम जाओगे, मरीन, वहां पर जो समुद्र में रहने वाले जीव जंतु है, उनको भी तुम इफेक्ट करोगे। चोट्टा कहेगा तुम यहीं से इधर ही लौट जाओ। कुल मिलाकर के ओजोन लेयर एक छतनी है जो चाय में से चाय पत्ती को छानने का काम करता है। वही सूरज से आने वाली जो किरणें हैं, उनमें से हार्मफुल किरणों को छानने का काम कौन करता है, तो ओजोन लेयर करता है। उम्मीद करता हूँ कि ओजोन लेयर आपको समझ में आया होगा, और थैंक यू वेरी मच कि आपने ये चीज बताया, जो चीज छूट रहा है। आगे से ध्यान रखिएगा, बता दीजिएगा, है जी, सही कह रहा हूँ ना, आगे से बता दीजिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं हम आपसे आपके अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए दीजिए अनुमति। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। बच्चों एक थोड़ा सा स्लाइट मतलब पॉइंट ऐड करना था। जो ओजोन गैस होता है ना, ओजोन गैस का एक लेयर बना हुआ है जिसे ओजोन लेयर कहते हैं। लेकिन ओजोन लेयर अगर में छेद हो जाए, वो धीरे धीरे करके पतली हो जाए, तो फिर बहुत सारे नुकसान हमें हो सकते हैं। लेकिन बात आती है कि ये ओजोन लेयर में छेद जाएगा, करेगा, उंगली करने कौन जाएगा, कौन छेद करेगा, तो सर ये कोई नहीं। ये जो हम लोग AC,
फ्रिज, ये सब चीज का यूज करते हैं ना सर, इससे एक गैस निकलती है, इसे कहते हैं CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और यही गैस जाकर के मतलब बहुत नुकसान पहुंचाती है हमारे ओजोन लेयर को, और ओजोन लेयर में एक बार छेद हो गया ना तो बहुत ही गंभीर संकट हो सकता है। इसलिए हमें CFC गैस यूज, CFC गैस से निकलने वाली जो भी प्रोडक्ट है उसका कम से कम यूज करना चाहिए। ओके ना।